जी। अच्छा जी, तो हम लोगों ने पैरामीटर फाइल को डिस्कस कर ली है, कंट्रोल फाइल को डिस्कस कर ली है, रीडू लॉग फाइल को डिस्कस कर ली है, और आर्काइव फाइल्स के मतलब भी हमने बात की है। आज हम बात करने जाएंगे अपनी डाटा फाइल्स के मतलब, जिसमें यूज़र का डाटा होता है, और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स जिनको हम टेबल स्पेसिस बोलते हैं, उनके मतलब हम बात करेंगे। ये क्रिएट कैसे होती हैं, किस किस्म की मेंटेनेंस है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने इनसे रिलेटेड परफॉर्म करनी होती हैं, उनको हम देखेंगे। सो आज 8th चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं आपको स्लाइड्स शेयर करवा रहा हूँ और हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्लाइड विजिबल है आपको? यस सर। अच्छा जी, मैनेजिंग टेबल्स एंड डाटा फाइल्स, टेबल स्पेस एंड डाटा फाइल्स। और एक रोल नंबर 30 से 40 मॉर्निंग में से कोई मुझे ये पढ़ दे स्लाइड, रोल नंबर 30 to 40। सर रोल नंबर 28। 30 नहीं, 30 से 40 में कोई नहीं है तो मैं ये एब्सेंट मार्क करूंगा फिर सारों को आज। 28 आप रीड करें। ओरेकल स्टोर डाटा लॉजिकली इन जी जी, कोई आ गया 30 से 40 के दरमियान तो अपना रोल नंबर बताए। जी सर, रोल नंबर 30। चलें, क्या नाम है आपका? हाफिज उमैर सर। चलें पढ़ें इसको। Table spaces and data files. Oracle stored data logically in table spaces and physically in data files. Table spaces can belong to only one database at a time, consist of one or more data files, are further divided into logical units of storage. Data files can belong to only one table space and one database, are a repository for schema object data. हाफिज साहब इतना घबरा के आप क्यों पढ़ रहे थे? चलें ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास Oracle स्टोर्स डाटा लॉजिकली इन टेबल स्पेसेस एंड फिजिकली इन डाटा फाइल्स, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। टेबल स्पेस लॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, और डाटा फाइल जो है वो फिजिकल रेपोजिटरी है जहाँ पे एक्चुअली डाटा हमारे पास स्टोर होता है। टेबल स्पेस क्योंकि लॉजिकल है, इसका नाम होगा, इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, इसका कोई एड्रेस नहीं होगा, इसका कोई साइज भी नहीं मेंशन करना, क्योंकि ये लॉजिकल है। फिजिकल की ये तीनों चीज़ें बतानी ज़रूरी है, उसकी एक्सटेंशन भी होगी, उसकी लोकेशन या एड्रेस भी होगा, और उसका साइज भी होगा। टेबल स्पेस की अगर हम बात करें तो एक टेबल स्पेस एक डेटाबेस से बिलोंग करती है, और एक डेटाबेस में जितनी मर्जी टेबल स्पेसेस हो सकती है। अगर हम टेबल स्पेस बना लें तो एटलीस्ट उसमें एक डाटा फाइल जरूर ऐड करेंगे। सिर्फ लॉजिकल स्ट्रक्चर बना लें तो वो किसी काम का नहीं होता, उसमें एक एटलीस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर होना क्या है, जरूरी है। इसको फर्दर लॉजिकल यूनिट्स में भी हम स्टोर करते हैं। एक टेबल स्पेस के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स की का यूनिट जो है इंक्रीज और डिक्रीज का, वो हमारे पास एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट डेटाबेस ब्लॉक से बनता है। ये सारा लेयर्स हमने देखी हुई है। फिर डाटा फाइल आ गया। एक डाटा फाइल एक टेबल स्पेस से बिलोंग करेगी, और ऑब्वियसली एक ही डेटाबेस से बिलोंग करेगी। और ये रेपोजिटरी है स्कीमे की, जहाँ पे फिजिकली और एक्चुअली डाटा स्टोर होना है। इसका साइज भी होगा, इसका एड्रेस भी होगा, इसकी एक्सटेंशन भी होगी। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। टाइप्स ऑफ टेबल स्पेसेस, बड़ी सी। ओके, रोल नंबर 35 से 40 के दरमियान कोई है तो पढ़ दे इसको मॉर्निंग में। रोल नंबर 35 से 40। सर क्या रोल नंबर है? 40 सर। वो पढ़ो इसको।
Types of table spaces. System table space created with the database contains the data dictionary, contain the system undo segment, non-system table space, separate segments, each space administration, control amount of space allocated to a user. देखो दो तरह की टेबल स्पेसेस की बात हम कर रहे हैं, सिस्टम टेबल स्पेसेस और नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस। यूजर डेटा जो नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस है उनको हम यूजर टेबल स्पेसेस भी बोलते हैं, क्योंकि नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस वो होती हैं जिसमें यूजर का डाटा स्टोर होता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भी मैंने एक दफा ये बात की थी। अगर मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल स्पेस होगी, वो होगी सिस्टम टेबल स्पेस। सिस्टम का डाटा यानी मेटा डाटा भी सारे का सारा उसी में स्टोर हो रहा होगा और यूजर का डाटा भी उसी में स्टोर हो रहा होगा। ये बड़ी बुरी अप्रोच है, इसको कभी भी हमने क्या नहीं करना, इसको कभी भी हमने इस्तेमाल नहीं करना। हमने क्या करना है, अलग-अलग टेबल स्पेसेस बनानी है। एटलीस्ट एक सिस्टम की टेबल स्पेस हो, एक यूजर की टेबल स्पेस हो, ताकि हम यूजर की टेबल स्पेस के ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। क्यों? अगर मैंने बैकअप ही लेना है तो मुझे सिस्टम टेबल स्पेस का कभी बैकअप लेने की जरूरत नहीं होती। मैंने हमेशा सिर्फ किसका बैकअप लेना होता है, यूजर डाटे का। मैं यूजर के डाटा का बैकअप लूंगा। अगर दोनों एक ही टेबल स्पेस में पड़े होंगे तो मुझे पूरी टेबल स्पेस का बैकअप लेना पड़ेगा और दोनों का बैकअप हो रहा होगा, वो अननेसेसरी बैकअप में आ रही है। सेम रिकवरी अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो कभी सिस्टम टेबल स्पेस की रिकवरी नहीं करनी है हमने, हमेशा किसकी करनी है, यूजर टेबल स्पेस की। तो यूजर टेबल स्पेस अगर अलहदा होगी तो आसानी है, वरना हमें सारे डाटे की दोबारा करनी पड़ेगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट आप दोनों को क्या करें, अलहदा, सिस्टम टेबल स्पेस और यूजर टेबल स्पेस को अलहदा करें। नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस यूजर टेबल स्पेसिस को ही हम बोलते हैं। सिस्टम टेबल स्पेस में क्या होता है, डेटाबेस क्रिएशन के साथ ये बन जाती है और मेटा डाटा सारे का सारा इसमें पड़ा होता है। सेगमेंट एंडू मैनेजमेंट क्या होती है वो भी हम देखते हैं कि वो क्या होता है। नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस यूजर डाटा है, सेपरेट सेगमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान कर देती है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ स्पेस एलोकेटेड टू यूजर। आगे हम जाके इन तीनों बातों को वन बाय वन देखेंगे। ये पहली कमांड आ गई हमारे पास जो क्रिएट करने की है टेबल स्पेस को। अब आप देखें, ये बड़ी सहूलत है हमें कि हर जो कमांड में जो काम मैं कह रहा हूँ वही उसकी कमांड होगी। मैं कहता हूँ टेबल स्पेस क्रिएट कर दो तो क्रिएट टेबल स्पेस उसकी कमांड। मैं कहता हूँ टेबल क्रिएट कर दो तो क्रिएट टेबल उसकी कमांड है। तो सबसे आसान बात यह है कि सिंटैक्स इसमें बहुत आसान है। अब इसमें देखें, क्रिएट टेबल स्पेस यूजर डाटा। टेबल स्पेस में क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल स्पेस का नाम है यूजर डाटा। ये टेबल स्पेस क्रिएट होगी, इसको कोई और चीज नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने क्या है कि एक टेबल स्पेस में एटलीस्ट एक डाटा फाइल जरूर ऐड करो, तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, डाटा फाइल ऐड करेंगे। कीवर्ड है डाटा फाइल, आगे उसका एड्रेस आ जाएगा। डाटा फाइल की एक्सटेंशन है .dbf, साइज है 100। अब ऊपर देखो, क्रिएट टेबल स्पेस में ना एड्रेस है, ना एक्सटेंशन है, ना साइज है, लेकिन डाटा फाइल जो फिजिकल स्ट्रक्चर में ऐड कर रहा हूँ उसमें ये तीनों चीजें मुझे बतानी जरूरी है। अब इसको आगे फर्दर देखो, ऑटो एक्सटेंड ऑन। इसका मतलब है जब ये 100 MB के साइज को अचीव कर लेगी तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि ऑटो एक्सटेंड ऑन किया हुआ है। और उसके बाद हर दफा इसको नेक्स्ट 5 MB 5 MB का चंक मिलता रहेगा। और ये 100 MB से 5 MB करके कितना ग्रो कर सकती है, 200 MB तक। तो हमने एक इनिशियल साइज दे दिया, फिर उसको बता दिया कि कितने के एक्सटेंट में कि 5 MB पे वो इंक्रीज करेगी और उसके बाद 200 MB तक चली जाएगी। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये 5 MB जो से मिल रहे हैं, इनको इस लॉजिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जी, इस लॉजिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर? डीबी ब्लॉक्स। एक्सटेंट हमने कहा था टेबल स्पेसिस की एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो एक्सटेंट है। तो यहाँ पे 5 MB का हमने कर दिया। एक्सटेंट का साइज क्या होता है? एक्सटेंट का वो साइज है जो मैं बनाना चाहूँ। मैं ये 5 MB की जगह 50 MB कर दूँ तो 50 होगा, 5 GB कर दूँ तो 5 GB हो जाएगा, 1 MB कर दूँ तो 1 MB हो जाएगा। तो एक्सटेंट का साइज हम अपनी मर्जी से देते हैं। तो ये यूनिट है जो एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी टेबल स्पेस के लिए। इस सिंटेक्स में, इस कमांड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताएं।
अगर ये ठीक समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर सर डेटा फाइल के बाद क्या लिखा क्वेश्चन हुआ ये है? है कि इस सेट्स के लिए बारी बारी क्वेश्चन कर लें, पहले एक क्वेश्चन कर लें फिर दूसरा कर लें। यस सर, मैं पूछ रहा था कि डेटा फाइल है, इसके बाद आगे किस तरह लिखा हुआ है इन्होंने? ये जो सिंगल कोट्स के अंदर दिया हुआ है ना, ये एड्रेस है और ये लिनक्स का एड्रेस है। अगर हम विंडोज के अंदर इसको क्रिएट करेंगे तो ये C: समथिंग एड्रेस होगा या D: समथिंग एड्रेस होगा। ठीक है, तो जब लिनक्स के अंदर होता है वहां पे हम डायरेक्टरी माउंट करके उसका एड्रेस आते हैं, उसके एड्रेसिंग स्कीम डिफरेंट है, उसका सिंटेक्स डिफरेंट है लिखने का। तो अगर हम विंडोज में बनाएंगे तो आप इसे कंसिडर करें C: समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे एक टेबल स्पेस क्रिएट कर दें जिसमें 2 डाटा फाइल्स हो, तो वहां पे अगर अपने डाटा फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये कोई एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं, वहाँ अपनी मर्जी से आप C या D कॉलन के ऊपर कोई एड्रेस बना के वो मुझे दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। कोई और क्वेश्चन, कोई और पूछ रहा था? सर मेरा क्वेश्चन था कि जो मैक्सिमम साइज अगर हम ना दें तो ये अनलिमिटेड साइज के लिए एक्सटेंड करती जाएगी। जी नहीं, फिर हमें ना, मैं अनलिमिटेड इसे कंसिडर कर, अनलिमिटेड का कीवर्ड है जो हम साथ लिखेंगे, मैक्सिमम साइज की जगह अनलिमिटेड लिख देंगे। अनलिमिटेड लिखने से ये होगा साइज ऑफ अ हार्ड डिस्क, जब तक हार्ड डिस्क में जगह रहेगी वो बढ़ता रहेगा। जब हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर फिजिकल स्ट्रक्चर के खत्म होने के बाद वो बंद हो जाएगी। डेटा फाइल का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? साइज ऑफ अ हार्ड डिस्क। टेबल स्पेस का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलें और आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे। एक टेबल स्पेस में 1024 डाटा फाइल्स हो सकती हैं। एक टेबल स्पेस में कितनी डाटा फाइल्स हो सकती हैं? 1024। और एक डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसेस होती हैं? कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, आप 1000, 2000, 4000, 5000 जितनी मर्जी टेबल स्पेसेस बनाएं। ठीक है, अच्छा अच्छा, आगे चलें हम, जहां तक बात हमें समझ आती है। चलें, आफ्टरनून रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 10 में से कोई पढ़ दे इसको। Sir, roll number 5. जी जी प्लीज। Space management in table space. Locally managed table space. Free extend managed in a table space. Bitmap is used to record free extents. Each bit corresponds to a block or groups of blocks. Bit value indicates free or used. Dictionary managed table space. Free extents are managed by the data dictionary. Appropriate tables are updated when extents are allocated or deallocated. ठीक हो, क्या नाम था आपका? Talha Hafiz 505. अच्छा जी, चलिए अब आप में से मुझे फीमेल्स जितनी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंड कर रही हैं उनमें से कोई मुझे बताइए लोकल बॉडीज इलेक्शन क्या होते हैं? जी स्पीकअप जी, स्पीकअप। कायनात जावेद, अक्सा मुजाहिद, मानूर नजीर, बताएं इनमें आप में से कोई। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, उन इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? सर वो काउंसलर्स वगैरह के इलेक्शंस को कहते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा हसन चट्ठा, आप बताएं ये क्या फायदा होता है काउंसलर्स के इलेक्शन का या लोकल बॉडीज इलेक्शन का?
सर वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया उसमें इम्प्रूवमेंट उनके लिए काम के लिए सारी बातें लेक्ट होते हैं जिसमें आगे फर्दर वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक हो गया। अली जुनेद मुझे बताया अगर लोकल बॉडी इलेक्शन ना हो तो क्या नुकसान होगा? अली जुनेद, अली जुनेद एब्सेंट है, इसे बता देना। सर आपके अनुषा, क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, आवाज कट रही थी आपकी। चलो ये भी बड़ी बदकिस्मती होती है कि बंदा मौजूद भी और एब्सेंट हो जाए। अनुषा हुसैन, जी सर। हाँ, अगर काउंसलर्स के इलेक्शन सर लोकल, मैनेजमेंट में मसला होगा। कैसे? कोई और इसका आंसर करना चाहे मुझे तो कर दे। सर एक काउंसलर या फिर जो होता है यूसी का चेयरमैन जो होता है अपने इलाके का मसाइल बेहतर जानता है, तो वो वहां पे काम करने में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, अच्छा मैनेज कर सकता है। ठीक जबकि हो आप क्या? एमपी है या एमएनए है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एरिया आता है, तो वो इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। रिमशा, रिमशा भी एब्सेंट है। जी सर, नहीं सर मैं हूँ। अच्छा बताएं फिर। क्या सर, यही क्वेश्चन? हाँ जी, यही क्वेश्चन कि क्या होगा अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं होते तो? सर लोअर लेवल पे कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो लोगों का मसले पता नहीं चलेंगे तो हल भी नहीं होंगे। ठीक हो। आप लोगों की बातों से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं होंगे तो जो गली मोहल्लों वाले कि किसी की सड़क टूटी हुई है, किसी का पाइप डलना है, इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो लोकल लेवल पे हल नहीं होंगे। अगर वो लोकल लेवल पे हल नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो एमएनए एमपीएस के पास जाएंगे। एमएनए और एमपीएस के पास जाएंगे तो इसका मतलब है कि असेंबली के अंदर हमारे पास इन्हीं मसाइल के ऊपर बात हो रही होगी और लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। तो हमारे पास हमारी अपर बॉडी जो कि कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली है हमारे पास, और प्रोविजनल असेंबलीज हैं, सूबाई असेंबलीज हैं, और हमारे पास नेशनल असेंबली है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा ऐसे छोटे छोटे कामों का जिनके बाद वो एक्चुअल काम जो करना है उनका, उसका टाइम ही नहीं बचेगा। तो असेंबलीज के ऊपर लोड इतना बियर हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो उस लोड को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लोकल बॉडीज इलेक्शन करवा दी। हमने कहा एक इलाके का, एक मोहल्ले का या इन 5 गलियों का जो मसाइल है वो एक आदमी हल करेगा। वहां से जो प्रॉब्लम बड़ी होगी वो ऊपर जाएगी, लोकल लेवल की सारी प्रॉब्लम्स लोकल लेवल के ऊपर ही हल हो जाएंगी। तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सेम यही कंसेप्ट है लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस। डिफॉल्ट टेबल स्पेसेस हमारे पास क्या थी, डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस। अब डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस में जब मैं बात करता हूं तो एक टेबल स्पेस में एक एक्सटेंट एलोकेट होगा, तो वहां पे नया रिकॉर्ड एंटर होगा कि पहले इस टेबल स्पेस के अंदर 50 एक्सटेंट थे, अब 51 एक्सटेंट आ गया। बड़ी क्यूरी में एग्जीक्यूट करता हूं तो वहां पे 100 एक्सटेंट ऐड करने पड़ जाते हैं। तो एक तो मैं कोई 5000 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ डेटे के अंदर, उसके अलावा मुझे 100 रिकॉर्ड कहाँ पे भी एक्सटेंड करने ऐड करना पड़ रहा है मेटा डाटा के अंदर, एक्सटेंट की फॉर्म के अंदर, कि यहाँ पे 100 नए एक्सटेंट एलोकेट हुए। इसी तरह डीएलोकेट अगर होंगे तो वो डिलीट करते हुए भी मुझे उन रिकॉर्ड्स को वापस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि
मेटा डाटा के अंदर स्पेस की एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए भी एक बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जब भी स्पेस एलोकेट करनी है तो नए रिकॉर्ड ऐड करने हैं, जब भी डी एलोकेट करनी है तो वो रिकॉर्ड वहां से खत्म करने हैं। तो एक बहुत ज्यादा एक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट होगी? डाटा की डिक्शनरी में। और डाटा डिक्शनरी हमने स्पेस एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए नहीं बनाई। डाटा डिक्शनरी हमने क्यों बनाई हुई? डाटा डिक्शनरी हम लोगों ने बनाई हुई है ताकि हम यूजर्स के क्या प्रिविलेजेस हैं, ऑब्जेक्ट्स के क्या राइट्स हैं, उनके ऊपर कौन कैसे काम कर सकता है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, इंटेग्रिटी रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करवाने के लिए। अब स्पेस एलोकेशन डी एलोकेशन भी इस पे दे देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा रश लग जाएगा। हमने कहा यार ये काम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा कोई निज़ाम बनाते हैं, ऐसा कोई तरीक़ेकार बनाते हैं कि हर टेबल स्पेस अपनी एलोकेशन और डी एलोकेशन खुद ही मैनेज कर। हमने कहा हाँ जी ये आइडिया तो बुरा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा जी एक्सटेंट्स जो हैं उनको टेबल स्पेस के अंदर ही मैनेज कर लो। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा बिट मैप की मदद से। बिट मैप क्या है? एक हमारे पास मैं कह लेता हूँ पहली 1000 बिट्स जो हैं वो मैंने बिट मैप के तौर पे इस्तेमाल करनी। कितनी बिट्स? 1000 बिट्स। हर बिट एक एक्सटेंट को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एक्सटेंट फ्री होगा, अगर एक्सटेंट क्या होगा? फ्री होगा, तो बिट की वैल्यू होगी 0। अगर एक्सटेंट यूज्ड होगा तो बिट की वैल्यू होगी 1। अब अगर 100 एक्सटेंट मैंने किसी को एलोकेट किए हैं तो हमारे पास डाटा डिक्शनरी में कोई चीज चेंज नहीं होगी। यहाँ पर जो 100 एक्सटेंट्स हैं वो 0 से क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। वो 0 से क्या हो जाएंगे? 1। और अगर डीएलोकेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? 1 से 0। क्या ये बात समझ आती है आपको? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब स्पेस एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए डाटा डिक्शनरी के अंदर हमने क्या चीज नहीं करनी? कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करना। हमने क्या करने हैं? ब्लॉक्स की बिट्स को 0 और 1 करना है। अगर 0 है बिट तो इसका मतलब है वो फ्री एक्सटेंट है, और अगर 1 है तो इसका मतलब है वो यूज्ड एक्सटेंट है। अब अगर 50 एक्सटेंट फ्री से यूज्ड होते हैं तो 50 बिट्स लोकली टेबल स्पेस लेवल पे 0 से 1 होनी है, और अगर वो यूज से फ्री हो रहे हैं तो 1 से 0 होनी है। दोनों केसेस में डाटा डिक्शनरी में जाके किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ आती है हमें? इसमें किसी को कोई इशू? सर जी जी। सर वो तो लॉजिकल एरिया है तो उसको हम कैसे उसको 0 कंसिडर करें, कैसे उसको 1 बनाएंगे? हमने पहली बात ये की है कि सिर्फ लॉजिकल एरिया से कोई काम नहीं होगा। उसमें एटलीस्ट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट या एग्जिस्ट करना क्या है हमारे पास जरूरी है। आप मेरी बात सुनें। मैंने पहले दिन एग्जांपल जो दी थी, जो सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी लॉजिकल स्ट्रक्चर्स की, मैंने कहा था आप लोगों की 40 लोगों की क्लास है, मैं 2-2 लोगों की टीम बना देता हूँ। कितनी टीमें बन गई? 20। मैं कहता हूँ उनमें से फिर 5-5 टीमों की मैं क्या करवा देता हूँ? टूर्नामेंट। कितने टूर्नामेंट हो गए? 4। फिर मैं कहता हूँ 2-2 टूर्नामेंट की मैं करवा देता हूँ लीग, और फिर उन 2 लीग्स की मैं क्या करवा देता हूँ? वर्ल्ड कप करवा देता हूँ। अब वर्ल्ड कप सबसे ऊपर वाला रैपर है, ये क्या है? लॉजिकल। इसके अंदर कितनी लीग्स हैं? 2, ये भी लॉजिकल है। इसके अंदर कितने टूर्नामेंट्स हैं? 4, वो भी लॉजिकल है। हर टूर्नामेंट के अंदर कितनी टीम्स हैं? 5, वो भी लॉजिकल है। फिजिकल क्या है? वो टीम के अंदर जो जो फिजिकल मेंबर्स हैं वो क्या हैं? फिजिकल। बाकी सब कुछ क्या है? लॉजिकल। हमने अपनी बेटर मैनेजमेंट के लिए इसको जिस तरह का खोल चढ़ाना चाहे उस तरह का लॉजिकल क्या करते हैं? चढ़ा के दे देते हैं। लेकिन अगर मैं कहता ये 40 लोगों की क्लास ही मौजूद नहीं है तो ना कोई टीम बनती, ना कोई टूर्नामेंट होता, ना लीग होती, ना वर्ल्ड कप होता। तो फिजिकली कोई चीज एग्जिस्ट करनी जरूरी है बाय डेफिनेशन। आप लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस पढ़ी है, रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन क्या? पहले तो वो बताएं मुझे। सर रिलेशन डेटाबेस जिसमें एटॉमिक वैल्यूज होती है। ये तो rows column में data Form of tables. one value can इनफ।
इन फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, और टेबल्स को हम रिलेशन बोलते हैं, तो हम कहते हैं रिलेशन डेटाबेस कंटेन्स ओनली रिलेशंस एंड नथिंग एल्स। रिलेशन के अलावा वो कोई और चीज नहीं कंटेन करता। जो कुछ होगा किस फॉर्म के अंदर होगा, रिलेशंस की फॉर्म के अंदर होगा। अब जब हम इसे लॉजिकल के अंदर मैप करते हैं तो हम कहते हैं जो कुछ हम लोगों ने इसमें लगवाना है और रखना है वो फिजिकली होना जरूरी है। आप लोगों ने एक एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर है जिसमें एक होती है इंटरनल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर और एक्सटर्नल लेयर, वो पढ़ा हुआ है? नहीं सर। चलें, वो नहीं भी पढ़ा हुआ तो आसान सी बात है। वो बात ये है कि अगर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस को क्रिएट जब भी हम करेंगे तो वो हवा में कभी क्रिएट नहीं होगी। डेटाबेस को जब भी क्रिएट करेंगे तो उस मॉडल का कंसेप्ट क्या है? वो कहता है इंटरनल लेवल है हार्ड डिस्क, जहाँ पे 0 और 1 पड़ा हुआ है। कहते हैं 0 और 1 किसका स्कीमा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। वो कहते हैं जो कुछ भी आपने स्टोर करवाना है वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होना है। अगर वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर नहीं होगा तो वो आपको कहीं नजर भी नहीं आएगा। जो कुछ हार्ड डिस्क के अंदर होगा वही कंसेप्चुअल में मैप होगा, और जो कंसेप्चुअल में मैप होगा वो आगे कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल में जाएगा। चलें, ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर है, इट विल टेक 2 मिनट्स, ये हम जरा समझ लें तो हमें बात आसान हो जाए। मैं कह रहा हूं कि 3 लेयर आर्किटेक्चर है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने कहा जिसने भी डीबीएमएस बनाना है ना वो डीबीएमएस इन 3 लेयर्स के मुताबिक इंप्लीमेंट करे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, पहले मुझे ये बताएं, ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जैसे आप कभी हाईवे पे जाएं तो हर फैक्ट्री के बारे लिखा होता है ISO 9001, 2001, ये क्या काम करते हैं? इनका मतलब क्या होता है इन स्टैंडर्ड्स का? सर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होते हैं। ओके, क्या कहते हैं ये? इनका पर्पस क्या होता है? सर मुख्तलिफ किस्म ये चीज इस रैंक की है, इस लेवल की है। ठीक हो गया। देखें, बड़ी एक ना मजे की बात है, ये कतन ये नहीं कहते आपको कि आपने कोई अच्छी चीज बनानी है। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन सुन भी ले, लिख भी ले और याद भी कर ले। राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। जो करना है वो लिख लो, और जो लिख लिया है बस अब वही करना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इससे अचीव क्या हुआ? सर मतलब प्लानिंग से जो भी करना है हमने पहले सोच समझ के करना है। नो, कोई और? एक काम करने का अज़म बना लें और फिर वही काम करना है हमने, बस एक पुख्ता अज़म कर लें कि हमने यही काम करना है। वेरी गुड, पुख्ता आज़म वाली बात जनाब। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, कंसिस्टेंसी को अचीव करना। ठीक है, ये मिलियन और बिलियन डॉलर स्टेटमेंट है। क्यों? अब मैकडोनल्ड्स की बात करें, उसकी सक्सेस की बात की है कि आप लाहौर से खाएं, कराची से खाएं, साहिवाल से खाएं, मुल्तान से खाएं, किसी जगह से खा लें, एक जैसे टेस्ट है। क्यों? स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, SOPs बनाए हुए। अब मैं लाहौर की एक ब्रांच में एक ही दिन में 3 दफ़ा भी एक बर्गर खा लूँ तो वो एक ही आदमी नहीं बना के दे रहा होगा मुझे, हो सकता है एक दफ़ा एक ने बनाया, दूसरी दफ़ा दूसरे ने बनाया। SOPs डिफाइंड है, उनसे हिल कोई नहीं सकता, उन्होंने बिल्कुल उनको फॉलो करना है, क्योंकि एक ही चीज़ को रिपीटेडली वो करी जा रहे हैं तो उसमें स्टैंडर्ड क्या होगा? मेंटेन होगा। हमेशा हम उस होटल, उस रेस्टोरेंट और उस जगह पे जाने को प्रेफर करते हैं जहाँ का स्टैंडर्ड क्या हो, बेहतर। फिर ये स्टैंडर्ड्स जब वो बनाते हैं तो वो इस चीज़ का भी ख्याल करते हैं कि ये बिलो एवरेज जहन के लोग इस्तेमाल कर सकें, ताकि सारी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स हो तो प्रेफरेबल है। क्यों प्रेफरेबल है? क्योंकि आपको पता है कि उसको खा के पेट खराब नहीं होगा। किसी भी लोकल होटल पे खाते हुए आपको खर्चा पता नहीं खाना ठीक भी होगा कि ठीक नहीं होगा। सो ये एतमाद उन्होंने कायम किया, और दूसरा उन्होंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए।
तो स्टैंडर्ड अप्लाई करने का मतलब होता है कि जो आप कहेंगे आप वही चीज़ देंगे। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो कभी भी आपके स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी बना रहे हैं, बुरी बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, जैसी बना रहे हैं वैसी बनती रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आपने बेसिकली अचीव किया कि कंसिस्टेंसी। अच्छा अच्छा, आज एनसी स्पार्क ने ऐसे ही हमें एक मशवरा दिया कि आपने ये काम किया। उन्होंने कहा ये नजर आ रही है जी? यस सर, आ रही है। अच्छा, ये देखिए यस सर। इंटरनल लेयर में उसने कहा कि जी जो कुछ इंटरनल लेयर में जाने हैं वो बिट्स एंड बाइट्स की स्ट्रीम है। यहाँ पे ना कोई जीरो है, ना कोई नेम है, ना कोई सॉन्ग है, ना कोई वीडियो है, ना कोई पिक्चर है। यहाँ पे सारा कुछ 0 और 1 की फॉर्म है। ठीक है, अगर सारा कुछ 0 और 1 की फॉर्म में आता है तो तस्वीर कौन सी है और आवाज कौन सी है और सीवी कौन सी है और टेलीफोन नंबर कौन सा है, ये कैसे पता लगता है? वेरी गुड, 5वें सेमेस्टर में हैं आप लोग। सर इसके अंदर हम जिस जिस तरह रखवाया वो इसको इंटरप्रेट करेगा। बाइनरी में रखवाया तो बाइनरी को इसको इंटरप्रेट करेंगे हम। तो बाइनरी में रखवाया जाता है और तो किसी में बेटा रखवाया नहीं जाता। बड़ी सादी सी बात है, उसका जवाब दें मुझे। सर जिसने बनाया होगा वही सिर्फ इसको रीड कर सकता है, उसके पास ही कोड होगा इसको डाटा को समझने के लिए। स्टैंडर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये है कि पर्सनल डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। हमें ये ना याद करना पड़ेगा यार वो बंदा लब के ले जो नया काम किया। मेरी बात सर समझता है? इस हमने लॉजिकल एक समझा होता है कि इतनी बिट्स एंड बाइट्स ये एक सॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक वीडियो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने लॉजिकल को समझा। हाँ नुमान, वेरी गुड। इसका तरीकेकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो भी मैं स्टोर करवाऊंगा ना वो कम्बिनेशन में करवाऊंगा। अगर हम क्योंकि डेटा की बात कर रहे हैं तो मैं टेबल की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ टेबल में पहला है नेम, तो नेम कम्बिनेशन में स्टोर होगा, यानी पहले होगी लेंथ, कॉलम की लेंथ और फिर कॉलम की वैल्यू। कॉलम की लेंथ फिक्स है 1 बाइट की, ये आपको बता देगी। अगर इसमें वैल्यू मैं रख देता हूँ 100 तो इसका मतलब है अगली 100 बाइट्स के अंदर मैंने क्या उठाना है, वैल्यू को उठाना है। अगर इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 2 बाइट्स तो इसका मतलब है अगली 2 बाइट्स में वैल्यू है, बाकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ 1 GB तो इसका मतलब है मेरी वैल्यू अगली जो है 1 GB में पड़ी हुई। तो यहाँ पे रेंज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक क्या है, कहाँ से कहाँ तक क्या है। सो अगर मेरा टेबल का डाटा ऐसा है कि पहले आईडी है, आईडी 2 बाइट में आ जाती है, उसके बाद नेम है वो 5 बाइट में आ रहा है, उसके बाद एड्रेस है वो 10 बाइट में आ रहा है, और उसके बाद मेरी कोई मूवी पड़ी हुई है जो 2 GB के अंदर आ रही है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 बाइट लेंथ की, 2 बाइट वैल्यू की। अगला क्या होगा, 1 बाइट लेंथ की, 5 बाइट्स वैल्यू की। अगला क्या होगा, 1 बाइट लेंथ की, 10 बाइट्स वैल्यू की। अगला क्या होगा, 1 बाइट लेंथ की और 1 GB वैल्यू की। तो सारा कुछ कम्बिनेशन में पड़ा होता है, कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू के। यहाँ पे रेंज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई करेक्टर है, ना न्यूमेरिक है, ना आवाज है, ना साउंड है, ना गाना है, ना वीडियो है, कोई चीज नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में। ये जो बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में है ये इंटरनल स्कीमा कहलाता है, और ये डीबीएमएस इसको का व्यू है। डीबीएमएस को ये सारा कुछ 0-1 की फॉर्म में चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ये इसको मैनेज करता है। जो कुछ डीबीएमएस यहाँ पे मैनेज करता है वो यहाँ से मैप होता है लॉजिकल या कंसेप्चुअल। लॉजिकल और कंसेप्चुअल जो दोनों हमारे पास आते हैं, ये भी हमारे पास कुछ ऑथर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ सेम ही रखते हैं। वो कहते हैं रॉ, आप एक आइडिया सोचते हैं दैट इज अ कंसेप्ट, वो कंसेप्चुअल। आप उसको पेपर पे किसी फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं तो वो लॉजिकल हो जाता है। तो कंसेप्चुअल इज मोर इन अ रॉ फॉर्म, और लॉजिकल उसको हम रॉ फॉर्म से थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं किसी शक्ल में, तो वो लॉजिकल हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं है, आप कंसेप्चुअल को लॉजिकल कहते हैं, लॉजिकल को कंसेप्चुअल कहते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, हमें दोनों पे इतराज नहीं। अब जो बिट्स एंड बाइट्स यहाँ पे थी वो सारी की सारी कंसेप्चुअल में आएंगी। कंसेप्चुअल ने हमेशा मैप होना है इंटरनल से। कंसेप्चुअल में वही कुछ होगा जो इंटरनल में स्टोर करवाया। अगर कोई चीज इंटरनल में मिसिंग है
तो वो फॉर श्योर कहाँ पर भी मिसिंग होगी, कंसेप्चुअल में भी मिसिंग होगी, वो कंसेप्चुअल में भी आनी मुमकिन नहीं। तो जो कुछ इंटरनल में होगा वही कंसेप्चुअल में होगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं इस ईमेल को ऑन करता हूँ तो मुझे वो 4 क्लासेस नजर आती हैं जो मैं बीएससी का डिग्री सुपरवाइजर हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नजर आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेटा क्या है, मुझे उससे कोई गलत नहीं, क्योंकि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। सर आवाज आ आपकी रही है आवाज़ मेरी? नहीं आ रही सर, जो कॉल आई उसके बाद एक भी आवाज़ सही नहीं आई। आवाज आ रही है? नो सर। इसको क्या हो गया आवाज को? दोबारा कनेक्ट। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
अब आवाज आ रही है जी मेरी? जी सर। हाँ, नेट यहाँ पे चला गया था तो सॉरी। चले, अच्छा जी। तो सर आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। फिर से गई। क्या मैं दोबारा नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? जी सर। यस सर। अच्छा जी। सो इसका मतलब है हर यूजर का एक स्कोप है, वो स्कोप के डाटे को देखना चाह रहा है। अब प्रिंसिपल है शायद वो PUCIT के तमाम करंट डाटे को देखना चाह रहा है, लेकिन PUCIT 2000 में स्टार्ट हुआ था। अब में से प्रिंसिपल समेत कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 2000 तक के सारे डाटे को व्यू करना चाहता हो, या जिसके लिए सारे का सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। पर ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है किसी एक के लिए, किसके लिए? जी, मैनेजमेंट के लिए सर। मैनेजमेंट में प्रिंसिपल और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ही आगे, की बाइक से तो नहीं आएगा। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए सर, उनका रिकॉर्ड है। आपका रिकॉर्ड है, आपको अपने रिकॉर्ड से है। अगर 50,000 स्टूडेंट है तो उसमें सिर्फ आपको अपने रिकॉर्ड से इशू है, बाकी 49,999 से तो कोई मसला नहीं ना आपको। सर वीसी को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आई गेस, पूरी PUCIT की। किसको? सर वीसी, वाइस चांसलर। नो, नॉट एट ऑल। PUCIT की सारी इंफॉर्मेशन PUCIT को रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा, ये सारा डाटा किससे बिलोंग करता है? PUCIT से। मैं 2 साल से डिग्री सुपरवाइजर हूँ, 6 महीने के बाद मेरे अलावा कोई और डिग्री सुपरवाइजर हो जाएगा। ये रोल है, आज मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, कल कोई और परफॉर्म कर रहा होगा। 3 महीने पहले भट्ट साहब थे प्रिंसिपल, अब शहजाद साहब हैं, साल 2 साल के बाद शायद कोई और होगा। तो ये सारे रोल्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलते रहेंगे। लोग आएंगे, वो वाला रोल परफॉर्म करेंगे और चला जाएंगे। आपका रोल इस टाइम है कि आप 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट ईयर आप लोगों का रोल होगा कि आप सीनियर मोस्ट स्टूडेंट होंगे, और उसके बाद आप लोग एलुमनाई हो जाएंगे। तो हम सब लोग आएंगे, अपने अपने टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। ये सारा कुछ बिलोंग किससे करता है? इट बिलोंग्स टू PUCIT। ये किससे बिलोंग करता है? PUCIT से। तो ये जो लॉजिकल लेयर होती है, जो आपका ER डायग्राम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का व्यू होता है। ये किसका व्यू होता है? ये किसी यूजर का व्यू नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन का व्यू होता है। कंप्लीट ERD टोटल जितना भी आपके पास मौजूद है वो हमारे पास कहाँ से होता है? कंसेप्चुअल से, कंसेप्चुअल में आता है। और कंसेप्चुअल मैंने क्या कहा है, कहां से आती है? कंसेप्चुअल कहां से मैप होती है? फिजिकल से। कोई चीज अगर फिजिकल में अवेलेबल नहीं है तो वो कंसेप्चुअल में भी अवेलेबल नहीं होगी। इसके ऊपर एक्सटर्नल व्यूज आ जाएंगे जिसको यूजर व्यूज भी कहते हैं। इसमें हर यूजर का अपना व्यू होगा। अगर मैं PUCIT की बात करूं, हर टीचर का अपना व्यू होगा, डिग्री सुपरवाइजर का अपना होगा, प्रिंसिपल का अपना होगा, तो हजारों व्यूज होंगे। ठीक है,
तो जिस यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डोमेन है, वो वाला डाटा उसको नजर आएगा, बाकी डाटा उसको नजर नहीं आएगा। दीज आर कॉल्ड नाउन एज एक्सटर्नल व्यूज। इनको हम क्या बोलते हैं? ये एक्सटर्नल व्यूज हैं आप लोगों के, ठीक है। एक्सटर्नल व्यूज आर ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कंसेप्चुअल व्यू। एक्सटर्नल हमेशा किसका सबसेट होते हैं? कंसेप्चुअल का। और कंसेप्चुअल हमेशा कहां से मैप होता है? इंटरनल से। तो जो कुछ इंटरनल में होगा वही कंसेप्चुअल में आएगा, और उसके सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, जो यूजर के व्यूज होते हैं। तो इसका मतलब है सब कुछ पहले का मौजूद होना जरूरी है इंटरनल। तो बात हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें बिट्स और बाइट्स आएंगी कहाँ से? तो हुजूर, लॉजिकल स्ट्रक्चर अकेला कभी भी कुछ नहीं करेगा, उसमें एक एटलीस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। सिंटेक्स में ये बात हमने देख ली है कि जब भी आप क्रिएट टेबल स्पेस की कमांड देंगे तो उसमें एक डाटा फाइल जरूर ऐड करेंगे। 1000 डाटा फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कितनी करनी जरूरी है? एक। तो जो एक डाटा फाइल है वो फिजिकल डाटे के लिए है। उसी की बिट्स का एक ब्लॉक हम रख लेंगे, उसे बिटमैप ब्लॉक बोलते हैं। वो 1000 बिट्स मैंने रख ली। अब वो 1000 एक्सटेंट्स को मैनेज कर सकता है। हर बिट एक एक्सटेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। बिट की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है फ्री बिट एक्सटेंट है, अगर 1 है तो इसका मतलब है यूज्ड एक्सटेंट है। अब 1000 एक्सटेंट मैं एलोकेट करूंगा तो 1000 बिट 0 से 1 हो जाएंगी। कहाँ पे? लोकल टेबल के ऊपर, टेबल स्पेस के अंदर ही। उसके लिए डाटा डिक्शनरी में जाके 1000 रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने किसके लोड को मिनिमम कर दिया या कम कर दिया? डाटा डिक्शनरी को। कौन सा लोड उससे बचा लिया? स्पेस एलोकेशन और डी एलोकेशन वाला काम वहां से बचा लिया। वो काम अब हम कहाँ पे करवा लेते हैं? लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस में। किसके थ्रू करवा लेते हैं? बिटमैप्स के थ्रू। बिटमैप्स में होता क्या है? हर बिट एक एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करती है। 0 हो तो उसका मतलब है फ्री एक्सटेंट है, 1 हो तो इसका मतलब है यूज एक्सटेंट है। एक और बात ज़हन में रखें, डाटा डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस के अंदर हमारे पास हर एक्सटेंट का साइज दूसरे एक्सटेंट से फर्क हो सकता है, लेकिन लोकली मैनेज में क्योंकि हर बिट एक एक्सटेंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो तमाम के तमाम एक्सटेंट्स का साइज क्या होता है? फिक्स होता है। 5 MB है तो सबका ही 5 MB होगा, 10 MB है तो सबका क्या होगा? 10 MB होगा। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? हम आगे चले। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आगे। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा। लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस को क्रिएट करने के बाद वो आगे उसमें हमें मेंशन कर रहा है रिड्यूस कंटेंशन ऑन डाटा डिक्शनरी टेबल्स। बस एक यही ऑब्जेक्टिव और पर्पस है इसका। नो अनडू जनरेटेड व्हेन स्पेस एलोकेशन और डीएलोकेशन अकर्स। अनडू हमेशा जनरेट होता है जब कोई चीज़ डिलीट होती है या अपडेट होती है। तो ना इसमें कोई रिकॉर्ड अपडेट होना है ना डिलीट होना है, तो कोई अनडू भी जनरेट नहीं होगा। नो कॉल सैक रिक्वायर्ड। कॉल सैक हमारे पास क्या होता है? अगर आप इसको देखें तो मैंने कुछ 4-5 बॉक्सेस बनाए हैं, 3 बॉक्सेस खाली हैं, 2 बॉक्सेस भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेड स्पेस है, कुछ खाली स्पेस है, फिर दरमियान में कुछ भरी हुई स्पेस है। मैं कहता हूँ यार ऐसे डेटे को कॉल सैक रिक्वायर्ड है। कॉल सैक से क्या होगा? जो फ्री बॉक्सेस है इकट्ठे हो जाएंगे, और जो फ्री बॉक्सेस हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो यूज बॉक्सेस हैं वो अलग हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल सैक करवाना। ठीक है। कॉल सैक का मतलब ये होता है कि डाटा पड़ा है उसको डीफ्रेगमेंट हम कर लेते हैं, इस सिचुएशन के अंदर वापस ले आते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि कॉल सैक इस केस में हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। कमांड देख लें, क्रिएट टेबल स्पेस यूजर डाटा, डाटा फाइल
उसका एड्रेस आ गया, एक्सटेंशन आ गया, साइज आ गया। मैनेजमेंट लोकल, ये कीवर्ड है लोकली मैनेज टेबल स्पेस बनाने के लिए। अगर नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में वो डाटा डिक्शनरी मैनेज बनाएगा। यूनिफॉर्म साइज होगा एक्सटेंट का, और कितना है 128 किलोबाइट का एक्सटेंट हमने बनाया। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछिए। जी सर कॉल से दोबारा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ जो है बार बार वो डिसऑर्ट हो रही थी। कॉलसेक का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास 10 MB यूज्ड है, फिर 5 MB फ्री है, फिर 10 MB यूज्ड है, फिर 20 MB फ्री है। तो मैं कहता हूँ जो यूज स्पेस है उसको एक तरफ कर दें और फ्री स्पेस को एक तरफ कर दें, यानी कि यूज स्पेस के चंक से अलहदा बना लें और फ्री के अलहदा बना लें। फ्रेगमेंटेड डाटा पड़ा हुआ है उसको डीफ्रेगमेंट कर दें, एक जगह इकट्ठा करके रख दें। फ्री स्पेस एक साइड पे अलहदा हो जाएगी, वो एक साइड पे हो जाएगी। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो कहता है इस केस में, लोकली मैनेज केस में, डाटा कभी भी फ्रेगमेंटेड नहीं होता, कॉलसेक रिक्वायर्ड नहीं होती। हमें उसको डीफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, कैसे नहीं पड़ती और उसको हम करते किस तरह हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है सर। सो बाकी कमांड्स बाकी सारी कमांड सेम है, सिर्फ एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल का एक ही क्लॉज इसमें ऐड हुई है, जिसके बाद ये लोकली मैनेज टेबल स्पेस के तौर पर क्रिएट होगी। एक सेकंड। आवाज आ रही है जी? अच्छा जी, ये वाली स्लाइड आप में से कोई पढ़ दे, रीड कर दे मुझे। यस सर, पढ़ो। जी जी पढ़े। Dictionary managed table spaces. Extents are managed in the data dictionary. Each segment stored in this table space can have a different storage clause. Call से is required. और आगे सर कोड भी पढ़ो सर। नहीं वो ठीक है, वो कमांड है क्रिएट टेबल स्पेस यूजर डाटा। सेम कमांड ही है। डाटा फाइल आ गई, उसका एड्रेस और एक्सटेंशन आ गया, साइज 500 MB, एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल, सॉरी डिक्शनरी। तो वहाँ पे लोकली मैनेजमेंट थी, यहाँ पे डिक्शनरी मैनेजमेंट आ गई। डिफॉल्ट स्टोरेज, ये वाली जो क्लॉज है ये एक्सटेंट मैनेजमेंट जो डाटा डिक्शनरी की है उसी में होगी, लोकली मैनेजमेंट नहीं होगी। इसमें वो कह रहा है इनिशियल 1 MB, नेक्स्ट 1 MB, परसेंटेज इंक्रीज 0। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ इनिशियल 1 MB, नेक्स्ट 1 MB, परसेंटेज इंक्रीज 100%। परसेंटेज इंक्रीज मैंने कितनी कर दी? 100% कर। तो अब पहला एक्सटेंट जो मेरे पास जनरेट होगा 500 MB, इसके बाद वो होगा 1 MB का, दूसरा भी होगा 1 MB का, तीसरा एक्सटेंट 100% उससे ज्यादा होगा यानी 2 MB का, चौथा कितने का होगा? 4 MB का, पांचवा कितने का होगा? 8 MB का। क्या ये बात समझ आ रही है हमें? क्या ये बात समझ आ रही है? इनिशियल 1 MB था, नेक्स्ट भी 1 MB था, अगले में मैंने कहा परसेंटेज इंक्रीज मैंने 100% कर दी, तो तीसरा कितने का होगा? 2 MB का। 2 MB का 100% क्या होगा? तो चौथा कितने का होगा? 4 MB का, पांचवा कितने का होगा? 8 MB का। तो ये हर दफा डबल होता जाएगा। ये बात समझ आती है? इसमें किसी को इतराज? सर फर्स्ट वाले 2 1s क्यों है? क्योंकि वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है टेबल स्पेस यूजर डाटा, सॉरी इनिशियल 1 MB, नेक्स्ट 1 MB। पहले दो तो हमने वहां पे गिवन दे दिए ना, पहला 1 MB का है, उससे नेक्स्ट जो है 1 MB का है, उसके बाद कितने का होगा? यहाँ पे 0% इंक्रीमेंट उसने लिखा हुआ है, मैंने कितना कंसिडर कर लिया? 100%। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो डबल होता रहेगा। यहाँ पे क्या होता रहेगा? डबल होता रहेगा। ये बात समझ आ रही है हमें? ये सर आ गई।
चलो पेन पेंसिल पकड़े, एक चीज लिखें। 2 किलोबाइट का है डेटाबेस ब्लॉक। डीबी ब्लॉक कितने का है? 2 किलोबाइट का। एक्सटेंड साइज जो हमारे पास आ रहा है, चलें, एक्सटेंड साइज जो हमारे पास है इनिशियल वो है 4 किलोबाइट का, नेक्स्ट भी है 4 किलोबाइट का, और परसेंटेज इंक्रीज है 50% की। परसेंटेज इंक्रीज कितने की है? 50% की। सो मैंने आपको 4 इंफॉर्मेशन दी। ब्लॉक साइज बताया कि 2 किलोबाइट का है, फिर मैंने कहा एक्सटेंड साइज कितने का है? 4 किलोबाइट का। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एक्सटेंड 4 किलोबाइट का है, नेक्स्ट भी 4 किलोबाइट का है, और उसके बाद मैंने आपको बताया तीसरा कितना इंक्रीज होगा? परसेंटेज इंक्रीज 50%। ठीक है। सो अब आप मुझे पहले 6 एक्सटेंड के साइजेस कैलकुलेट करके बता दें। पहले 6 एक्सटेंड के साइजेस कैलकुलेट करके बता दें मुझे। जल्दी करें, इतना लंबा और मुश्किल काम तो नहीं है जनाब। सर मैंने कैलकुलेट कर लिया है। जी आई जी डोंट नो ठीक है कि नहीं। जी जी। सर पहला 4 है, फिर 4 है, फिर 6, देन 9, उसके बाद गलत हो 13.5 और फिर गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। कोई और? जी जी, कोई और बताए? हसन चट्ठा आप बताएं। सर यही सेम निकला था। यार अगर मैंने तुमसे मल्टीप्लाई करवाना होता तो मैं ये क्वेश्चन पूछता। अक्लमंदो, कोई बात मुझे बताओ, कोई ना कोई बात तो होगी तो ये बता पूछा। जी मुनाहिल, आप बताने लगी थी कुछ। सर पहला 4 का होगा, सेकंड भी 4 का होगा, थर्ड 2 का होगा, और जो फोर्थ होगा वो 1 का होगा, फिर 0.5 और फिर 1 के बी, आई गेस। सुभान अल्लाह मुनाहिल, आपने तो सारी साइंस ही उल्टी कर दी है। अच्छा, आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है जिसकी जरूरत भी नहीं थी? डीबी ब्लॉक सर। हाँ, डीबी ब्लॉक का मैंने आपको क्यों बताया जनाब? डीबी ब्लॉक का और एक्सटेंट का रिलेशनशिप क्या है, पहले तो ये बताएं। एक्सटेंट्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। एक्सटेंट इज ए मल्टीपल ऑफ डेटाबेस ब्लॉक। तो पहला साइज होगा 4, बिल्कुल ठीक है, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 6, अगला जो आएगा वो 9 आएगा। 9 का मतलब है 4.5 ब्लॉक। 4.5 ब्लॉक एलोकेट नहीं होते। ब्लॉक इज अ मिनिमम लॉजिकल यूनिट। वो या तो पूरा एलोकेट होगा या बिल्कुल भी एलोकेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बाइट के बाद एक सिंगल बिट रिक्वायर्ड है तो अगला पूरा ब्लॉक ही एलोकेट होना है। तो 6 से जब 9 पे हम आएंगे तो 4.5 ब्लॉक एलोकेट नहीं होंगे बल्कि 5 ब्लॉक एलोकेट होंगे, तो साइज 10 हो जाएगा। 10 का 50% करेंगे तो 15 MB। 15 MB का मतलब फिर वंस अगेन फिर क्या, 7.5 ब्लॉक एलोकेट नहीं होंगे, 8 होंगे, तो साइज क्या हो जाएगा? 16 किलोबाइट का। 16 किलोबाइट का हाफ आगे क्या? 24 किलोबाइट्स। ये ठीक है, 12 ब्लॉक्स बनते हैं, ये आ जाएंगे। तो कभी भी आधा ब्लॉक एलोकेट नहीं होना, ब्लॉक हमेशा पूरा एलोकेट होगा या नहीं एलोकेट होगा। अगर एक ब्लॉक खत्म हो जाता है और उसके बाद सिंगल बिट भी रिक्वायर्ड है तो पूरा ब्लॉक एलोकेट होगा। क्या एलोकेट होगा? पूरा ब्लॉक एलोकेट होगा। क्या ये बात समझ आती है? जी, जी सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन?
चलें हम आगे चलते हैं। अनडू टेबल स्पेस हमारे पास आ गई। Used to store undo segments cannot contain any other object. Externally, extents are locally managed, can only use the data file and extents manage clause. Undo table space में कौन सा डाटा होता था जी? सर ओल्ड इमेज का रेफरेंस होता है। नहीं, इसमें ओल्ड इमेज होता है, वो रीडू लॉग फाइल में रेफरेंस होता था, एक्चुअल इमेज अनडू में पड़ा होता है। तो इसमें ओल्ड इमेज होता है जो अनडू करने के लिए हम इसमें स्टोर करते हैं। तो क्रिएट अनडू टेबल स्पेस, अब इसमें अनडू का कीवर्ड ऐड हो रहा है क्रिएट टेबल स्पेस की कमांड में। क्रिएट अनडू टेबल स्पेस अनडू 01 उसका नाम रख दिया, डेटा फाइल उसका एड्रेस आ गया और उसका साइज आ गया। तो जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेशक वो यूजर टेबल स्पेस हो, अनडू टेबल स्पेस हो, उसमें एक डेटा फाइल ऐड करनी क्या है जरूरी। टेम्परेरी टेबल स्पेसेस used for sort operations cannot contain any permanent object, locally managed extents recommended. Create temporary table space, temp उसका साइज आ गया। हाँ, इसमें बाकी सब में डेटा फाइल है, यहाँ पे कीवर्ड डेटा फाइल की जगह टेम्प फाइल है। उसकी एक्सटेंशन आ गई, उसका साइज आ गया, लोकली मैनेजमेंट हमने इसकी की और यूनिफॉर्म साइज उसका 4 MB का है। डेटाबेस में सबसे ज्यादा डेटाबेस के लिए खौफनाक ऑपरेशन जो होता है वो सॉर्टिंग का होता है। उसकी रीजन क्या है? आपके पास 10 GB डाटा सॉर्ट करने को आ गया है, आपके पास वर्चुअल मेमोरी है 2 GB की, उसमें सॉर्टिंग के लिए एरिया आपके पास आधे GB का पड़ा हुआ। तो अब इसका मतलब है वो 10 GB जो है वो 20 पीसीस में जाके सॉर्ट होगा। अब जब 20 GB 10 GB का पहले आप 500 MB जाके सॉर्ट हो रहा होगा, तो वो सॉर्ट हो जाएगा, अगले 500 MB को भेजने हैं तो वो 500 MB के स्टोर भी तो करवाना है। तो हार्ड डिस्क के ऊपर जो टेम्परेरी टेबल स्पेस है उसमें वहां पे उसको स्टोर करवाएंगे। अब 20 दफा में ये सारे का सारा डाटा सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट होने के बाद अब 500 MB जो सॉर्ट हो गया, ये आपस में भी तो मर्ज करना है, क्योंकि हमने तो टोटल 10 GB को क्या करना है, सॉर्ट करके डिस्प्ले करवाना है। तो फिर क्या होगा, फिर 500 की मर्जिंग स्टार्ट होगी और 15, 20, 25, 30 आइट्रेशंस के बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इन आइट्रेशंस के दरमियान डाटे को जब हार्ड डिस्क पर रखवाने की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ पे रखवाया जाएगा, टेम्परेरी टेबल स्पेस। सो सॉर्टिंग को एफिशिएंट करने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि आपने सॉर्टिंग वाले ऑपरेशंस को मिनिमम इस्तेमाल करना है क्यूरी में। जहाँ पे उसके बगैर लॉजिक कंप्लीट ना होती हो, बस वहाँ पे आपने उसको इस्तेमाल करना है, वरना इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रिकॉर्ड की सॉर्टिंग कोई मैटर नहीं करती। 5 लाख, 7 लाख, 50 लाख रिकॉर्ड की सॉर्टिंग मैटर करती है। ठीक हो गया? क्या ये बात समझ आती है? तो एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, सॉर्टिंग कैसे होती है? इसके लिए आपने इसको दोबारा सुन लेना है लेक्चर को। ठीक हो गया? एक मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने को भेजा है, आपने अब लेक्चर दोबारा सुनने हो तो वहीं से सुनने हैं आप। यस सर। डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस। अच्छा जी, 11:08 हो गए हैं। आज हम आपका लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। 17 स्लाइड के ऊपर हैं, ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे ब्लिंक कर रहा है तो मुझे लगता है कि नेट यहाँ पे मोबाइल वाला नहीं चल रहा और नीचे वाला ऑफिस का नेट पता नहीं क्यों नहीं एकदम बंद हो गया। तो लेट मी चेक उसकी रीजन। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको शुरू करें। ठीक हो गया जी? आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।